सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के C6 के सिलेबस में हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण कवि धर्मवीर भारती हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक स्वनामधन्य कवि हैं। धर्मवीर भारती सिर्फ एक कवि ही नहीं है, ये एक बहुत सिद्धहस्त गद्यकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, चिंतक भी हैं और पत्रकारिता की दुनिया में भी इन्होंने अपना कीर्तिमान कायम किया है। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक ऐसे साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही ढेर सारी कीर्ति और यश अर्जित किया है। धर्मवीर भारती अपने काल में साप्ताहिक धर्मयुग के संपादक भी रहे हैं और आपको बताती चलूं कि साप्ताहिक धर्मयुग अपने समय में पत्रकारिता की दुनिया में, पत्रिका की दुनिया में धूम मचाता था। धर्मवीर भारती एक बहुत ही प्रौढ़ चिंतन वाले लेखक के रूप में बाद में समझे जाने लगे। चलिए आज इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हैं। यदि सामान्य तौर से धर्मवीर भारती को हम देखने चलेंगे तो हम पाएंगे कि धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक भी थे। वे एक समय की प्रख्यात पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की एक फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने उनके इन नाटकों का बहुत सुंदर मंचन किया है, विशेषकर अंधा युग का। तो विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं कि धर्मवीर भारती कितने प्रसिद्ध और नामचीन लेखक हैं। मैंने आपको बताया ये हिंदी साहित्य में सिर्फ कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं, वे एक प्रसिद्ध नाटककार के तौर पर भी प्रतिष्ठित हैं और इन्होंने निबंध भी लिखा है, यात्रा संस्मरण भी इन्होंने लिखा है और बहुत ही चिंतन परक लेख भी इनके हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं, मिलते हैं। चलिए अब हम बातें करते हैं इनके जीवन परिचय पर। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद के अत्तरसुइया मोहल्ले में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माँ का श्रीमती चंदा देवी था। इनकी स्कूली शिक्षा DAV
हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने अर्जित की। प्रथम श्रेणी से एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर इन्होंने शोध प्रबंध लिखा और उसी सिद्ध साहित्य के शोध प्रबंध पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, ये सब ऐसे कारण थे, इनके जीवन की ऐसी घटनाएं थीं और इनके जीवन के ऐसे अनुभव थे जिन सब ने मिलकर इन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया था। इन्होंने अपने जीवन में बाल्यावस्था से ही अनेक कष्टों का सामना किया था और जब ये बड़े हुए तो इन्हें दो ही शौक इनके जीवन में के अत्यंत महत्वपूर्ण शौक थे, जो बाद में जाकर जिन दो शौक ने मिलकर बाद में जाकर इस लेखक कवि को महान लेखक और कवि के रूप में परिणत कर दिया। और ये दो शौक कौन से थे? पहला अध्ययन और दूसरा शौक था यात्रा। ये दो शौक एक दूसरे के पूरक भी थे। ये जितनी यात्राएं करते थे इनके पास उतने अनुभव होते थे और जितना अध्ययन करते थे उनके पास उतना ही ज्ञान अर्जित वो करते थे। तो ज्ञान और अनुभव के एक सुंदर सम्मिलन और संतुलन से इन्होंने अनवरत रचनाएं की और इस तरह से ये हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना पाए। धर्मवीर भारती के साहित्य में उनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। देखिए, मैंने इनका एक यात्रा स्मरण से एक पंक्ति आपके समक्ष ले आई है और देखिए कितना प्रौढ़ अनुभव इनके पास इनकी यात्राओं का और इनके अनुभवों का के लिए एक प्रौढ़ समझ इनके पास है। जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है उनमें मैं अपने को पाता हूँ। देखिए, बड़ी बात है। जानने की प्रक्रिया में होने, कोई चीज़ को जानना और उस प्रक्रिया में खुद को डाल देना, और जीने की प्रक्रिया में जानना। और जब हम जी रहे हैं तो उस जीने की प्रक्रिया में हम जो जो चीज़ें जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी होने और जीने, इन दोनों में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कवि का यह पंक्ति है, यह उनका एक यात्रा संस्मरण है, ठेले पर हिमालय। वहाँ से मैंने ये पंक्ति आपके समक्ष ले आई है, मैंने प्रस्तुत किया है। और आप समझ सकते हैं कि कवि ने घूमना और लिखना, इन दोनों के बीच में बहुत सुंदर संतुलन स्थापित किया था। आगे चलिए देखते हैं। उन्हें आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है। चूँकि इनकी विद्यालय शिक्षा दीक्षा डीएवी स्कूल में हुई थी और ये आर्य समाजी विचारों वाले वातावरण में इनका जीवन बीता था, तो ये बोलते हैं कि तो इनके जीवन में उस संस्कार का और उस चिंतन शैली का बहुत प्रभाव था। तर्क शैली उनको बहुत प्रभावित करती थी। और साथ ही इन्होंने रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन किया था और इस गहन अध्ययन से इनकी लेखनी सदैव प्रभावित रही। प्रसाद और शरत चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय थे।
अब आप समझ लीजिए कि ये किसी भी चीज़ की अतिशयता में विश्वास नहीं करते थे। ये मार्क्सवाद में और मार्क्सवादी दर्शन में इनका विश्वास अवश्य था, पर उसके उस अधीरता में या उसके उतावलेपन में या उसके संहारक रूप में कवि का विश्वास नहीं था। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सहजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। यानी कोई भी भावना या कोई भी भक्ति या कोई भी साधना सहज भाव से करना इन्हें बहुत प्रिय था। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। धर्मवीर भारती को फूलों का बेहद शौक था और जब आप उनके साहित्य पढ़ने लगिएगा तो आपको महसूस होगा कि उनके साहित्य में फूलों का जिक्र बार बार आता है और उनका काव्य संसार या फिर गद्य संसार भी, कविता का संसार हो या गद्य का संसार हो, इन दोनों लेखनी में इन दोनों प्रकार के दोनों विधाओं में इनकी जो लेखनी चली है उसमें फूलों से संबंधित बिंब बड़े प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। देखिए यहाँ पर जरा सा, यहाँ पर में नहीं होगा, ये जो जगह है यहाँ पर क्या होगा, ने। आलोचकों ने प्रेम और रोमांस का, आलोचकों ने सॉरी देखिए इसको, यहाँ पर है, ये जो है ना, ये वाला ने होगा, ठीक है। तो आलोचकों ने भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है। मेरे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने अब तक के जीवन काल में आपने अपने अब तक के जीवन काल में भारती जी के गुनाहों के देवता को अवश्य पढ़ा होगा। यह सदाबहार एवरग्रीन एक इनका उपन्यास है और मुझे लगता है कि टीन एजर या युवावस्था में प्रवेश करते हुए बच्चे पीढ़ी जो है वह कई एक पीढ़ियों से युवा अवस्था में प्रवेश करती हुई जो जनसंख्या है या लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस उपन्यास को अवश्य पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो ठीक है, और यदि तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, और यदि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं उनको कहूँगी कि आप अवकाश के इन क्षणों में अवश्य पढ़िए उस उपन्यास को। वो आपको, मुझे लगता है ऑनलाइन वो उपन्यास आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। बहुत ही प्रचलित उपन्यास है, लोकप्रिय। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि इनके उपन्यासों में, कहानियों, उपन्यासों और कविताओं में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है। उसके साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी इनकी पैनी दृष्टि रही है, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र हैं। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है।
बताती चलूं कि अंधा युग इनका जो नाटक है वो एक प्रयोगधर्मी नाटक है। बल्कि सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है, उपन्यासिका है, लघु उपन्यास है, वह भी एक प्रयोगधर्मी उपन्यास या कहानी कहिए उसको, और ठीक इसी तरह से अंधा युग भी एक प्रयोगधर्मी है। मैं तो आपको कहूँगी कि इन अवकाश के क्षणों में धर्मवीर भारती का यह उपन्यास आप अवश्य पढ़ें, अंधा युग। और मैंने गुनाहों का देवता कहा था, वो तो आपने पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है। नहीं पढ़ा है तो वो तो समय निकाल के आपको 2-3 दिनों की वो कहानी है, पर ये अंधा युग को आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा और आप इसको ज़रूर पढ़िए, आप इसका आस्वादन कीजिए। तो आगे देखते हैं। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं और न अंधा समर्थन करते हैं, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज को प्रगति को ही आधार बनाना होगा, ऐसा उनका कहना था। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इनकी ही एक पंक्ति है, पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये किसी चीज़ के अंधानुकरण में विश्वास नहीं करते हैं, किसी दर्शन के, किसी भाव के, किसी विचार के अंधानुकरण में इनका विश्वास नहीं है, किंतु वो ये मानते हैं कि किसी भी दर्शन, किसी विचार, किसी भावना, किसी तरह के वाद के में यदि कुछ अच्छे मूल्य हैं, यदि कुछ अच्छे तत्व हैं, तो उसे अपनाने की ज़रूरत है, उसे अपनाया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो उन्हें इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथ में चला गया है और जन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कवि ये स्वीकार करते हैं कि आज भारत में जनतंत्र तो है, लेकिन इस जनतंत्र में तंत्र को शक्तिशाली लोग, सत्ताधारी लोगों ने तो अपने हाथ में कर लिया है, पूरा तंत्र उनके कब्जे में चला गया है। और जिस तंत्र से जनता ने जिस तंत्र को बनाया है और जिस तंत्र से फिर जनता की भलाई होनी है, वो तंत्र को उन लोग अपने हाथों में रख लिए और उस तंत्र का प्रयोग वो सिर्फ अपने लाभों के लिए कर रहे हैं। जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है वह है जनता। कवि को यह बात बहुत कचोटती है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, विवशताओं, कष्टों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। चलिए थोड़ा सा इनका कार्यक्षेत्र को देखते हैं। इनका मुख्य पेशा जो था वो अध्यापन था। 1948 में संगम संपादक श्री इलाचंद्र जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। इलाचंद्र जोशी के संपादन में संगम निकलता था और उसी में ये सहकारी संपादक के रूप में नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहाँ काम करने के बाद ये हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। सन 1960 तक उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन भी इन्होंने किया और उसी अध्यापन के दौरान वे हिंदी साहित्य कोश के संपादन में उन्होंने धीरेन्द्र वर्मा, जिनके निर्देशन में इन्होंने अपना पीएचडी का शोध किया था, उनके साथ मिलकर के हिंदी साहित्य कोश का संपादन में इन्होंने सहयोग किया था। निकष पत्रिका इन्होंने निकाली और आलोचना का भी संपादन इन्होंने किया। इसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर ये पदासीन होकर मुंबई चले आए।
1997 ईस्वी में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया और 1999 ईस्वी में आपको बता दूं कि ये युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर एक वृत्त चित्र का निर्माण भी किया गया। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि 4 सितंबर 1997 ईस्वी को धर्मवीर भारती इस लोक से सिधार गए। डॉक्टर भारती 1997 में उन्होंने अवकाश भी ग्रहण किया और उन्होंने 1997 में वे परलोक सिधार गए और उसके 2 वर्षों के बाद उदय प्रकाश जी के निर्देशन में इनके ऊपर एक वृत्त चित्र का भी निर्माण किया गया। यह एक बहुत ही सिद्धहस्त साहित्यकार के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विद्यार्थियों, आज ही इनके व्यक्तित्व पर चर्चा हुई। अगली कक्षा में हम लोग इनकी रचनाओं पर और इनके कृतित्व पर और इनकी रचनात्मक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और यदि आपको किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। सब लोग अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है।